बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सनाउल्लाह खान। नाजरीन, पाकिस्तान में जो तेल की कीमतें जब से रोज़ाना बुनियादों पर तय करने का सिलसिला शुरू हुआ है तो कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। और इस वक्त जो कीमतें हैं, अगर हम पड़ोसी ममालिक के साथ देखें, अपने इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, आप लोग भी जाके गूगल पे देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कि सिर्फ डीजल हमारे मुल्क में अगर उनको हम करेंसी को कन्वर्ट भी कर लें तो 100 रुपए या इससे भी कहीं ज़्यादा महंगा है। इसकी वजूहात क्या हैं? और अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने आज एक हंगामी इजलास की है। और क्या ये सियासी प्रेशर आया है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, या शायद उनको पाकिस्तान की आवाम पर जो इस वक्त सूरत हाल है तेल की कीमतों की वजह से जो वो परेशानी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट का मसला है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है या लोगों की ज़ाती सवारियाँ हैं, तो इस वक्त शदीद जो है माली दबाव और परेशानी का शिकार है। अब उनको आज शायद ख्याल आया और उन्होंने अली परवेज़ मलिक को कुछ डायरेक्शन दी हैं, क्योंकि आज भी ये नज़र आ रहा था कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ खलीक कियानी साहब मौजूद हैं। पिछले मेरे ख्याल में 30 साल से ये एनर्जी सेक्टर को कवर कर रहे हैं। एक्सपर्ट मैं तो इनको मानता हूँ, इनसे राय भी लेता हूँ, इनसे सीखता भी हूँ। इनसे हम जानेंगे असल वजह क्या है। और आज जो प्राइम मिनिस्टर ने इजलास की सदारत की है, इसके पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या हैं कि अगर तेल की कीमतों को कैप किया जाए या थोड़ा कम किया जाए तो किस तरीके से मुमकिन हो सकता है। कियानी साहब बहुत शुक्रिया। कियानी साहब, सूरत हाल आपको पता है, जब जंग शुरू हुई, मेरे ख्याल में कौन सी जुलाई थी, 28 फरवरी को ईरान पर जब अटैक होता है, उसके बाद से लेकर आप देख लें इनकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है। पहले 15 दिन उससे पहले होते थे, फिर उसके बाद हफ्ते बाद भी हुआ, बल्कि बाज़ दफ़ा हफ्ते में 2-2 मरतबा भी हुआ। अचानक प्राइम मिनिस्टर टीवी पे नुमादार हो जाते थे और आखिर चलते चलते ये अब इस मौके पर आए हैं कि अब रोज़ाना की बुनियादों पर कीमतें तय हो रही हैं और रोज़ाना ही तकरीबन बढ़ रही हैं। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है तो कम पैसे कम हुए और बड़ी ज़्यादा है। तो सूरत हाल है क्या, लोगों को ज़रा हम बताएं ताकि लोगों को एजुकेशन हो। बेसिकली आप कहते हो कंसिस्टेंट नहीं है। आपने देखा है कि आप कहते हो कंसिस्टेंट नहीं है, मैं कहता हूँ कि बहुत ही कंसिस्टेंट है। अच्छा। आपने देखा कि दुनिया की मेरा ख्याल है सबसे हाईएस्ट प्राइसेस इस वक्त चल रही थी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, और हमने तारीख का सबसे बड़ा टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी चार्ज करते रहे। 100 इस वक्त एक आइटम यानी पेट्रोल के ऊपर कोई 114-115 रुपए टैक्स है आज की डेट में। हाँ जी। डीजल के ऊपर भी तकरीबन 104 या 105 रुपए का टैक्स है। चारों टैक्स मिला लें। लेवी अलग है, लेवी उसमें शामिल है। अच्छा। लेवी तकरीबन 79 रुपीज सिर्फ लेवी है, और इस बजट में डबल कर 5 रुपए का क्लाइमेट टैक्स है। हाँ। इसी तरह कोई 16 या समथिंग लाइक दैट 16 रुपए के लगभग डीजल के ऊपर। पॉलिसी कंसिस्टेंट इसको क्यों कह रहे हैं? तो मैं कंसिस्टेंट इसलिए कहता हूँ ना कि टैक्स में उन्होंने कम नहीं होने दिया, बल्कि इस बुरानी हालत में जब लोगों को रिलीफ देने की बात थी या लोगों को जो प्राइसेस का प्रेशर है, सिर्फ मैं पेट्रोल प्राइसेस की बात नहीं करता, मैं और इन्फ्लेशन की भी बात करता हूँ कि जब इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आ रहा था लोगों के ऊपर तो दुनिया ने तो टैक्सेस कम किए। हमने तो जो IMF के साथ, और नाम किसका रखा, IMF के साथ। IMF के साथ हमारा पेट्रोलियम लेवी का एक टारगेट था 1468 रुपए पूरे साल का। हमने वो तकरीबन 100 अरब से ज्यादा वसूल किया। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी आवाम के ऊपर कोई नरमी हमने कोई नहीं की। ये कहते हैं ना, हमने सब्सिडीज दी। भाई 1468 रुपए के बजाय आपने 1600 अरब रुपया उनको चार्ज किया और उसमें से फिर आप सब्सिडी की बात करते हैं। किसी को अगर आपने किसी मोटरसाइकिल वाले को या किसी और को दिया तो ये इसको मैं तो मुझे तो आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसने मोटरसाइकिल वाला या ट्रांसपोर्ट वाला कुछ लोगों को मिला होगा। पाकिस्तान का सिर्फ एक चैलेंज नहीं है ना, उसमें जिस बंदे का मोटरसाइकिल उसके अपने नाम के ऊपर है और उसके पास मोबाइल फोन भी चलता है। शरायत इतनी सख्त थी कि वो पूरी तो कुछ लोगों ने जिसको क्वालिफाई किया उसको तो 2,000 रुपए का पर मंथ फायदा हुआ। 2000। तो कहने का मकसद ये है कि जी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिकवरी जो वो पूरी है। उसके ऊपर इस साल उस बजट में बढ़ा के IMF ने तो कहीं नहीं कहा था कि जी आपने 80 रुपए वसूल करना है। IMF ने तो नहीं कहा था कि आप 135-40 रुपए भी चार्ज होता रहा है उसको पेट्रोल के ऊपर।
है जी। यानी 160 रुपये एवरेज होना, अगर मैक्सिमम, वो मैक्सिमम लिमिट थी, हमने मैक्सिमम को भी एक्सीड किया और जनाब चार्ज करते रहे। अच्छा, बात दरअसल ये है कि जब आप रूल बेस्ड पॉलिसी नहीं अपनाते इस अपने मुल्क में, कोई किसी भी सिस्टम में, तो उस वक्त आपके पास ना ये नी जर्क फिर रिएक्शन करने की चीजें करनी आती है। आप अगर सिस्टम को रिग ना करें, आप रिगिंग सिर्फ इलेक्शन की रिगिंग नहीं है, पूरे प्रोसेस की रिगिंग भी है। आप ऑयल प्राइसिंग को रिग करते हैं, जब आपको नजर आता है कि जी प्राइसेस थोड़ा रिलीफ आ रहा है। देखो ना, आज से महीना पहले 70 रुपये पेट्रोलियम लेवी थी डीजल के ऊपर। इस सारे दौरान जब कीमत थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी, तो आपने वो पास ऑन करने के बजाय आप 80 रुपये के ऊपर पहुंचा दिए, आपने 79 रुपीज के ऊपर है, तो पूरा हो गया ना। 1 रुपया आप वो भी बढ़ा दें, वो कौन सा कोई आप आसान है। तो अच्छा, इसी तरह आपने पॉलिसी बनाई हुई है, मैं इस गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम करता, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है। आप उस, ये नॉन पॉलिटिकल बात है कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जी जो लोकल प्रोडक्शन होगी ऑयल की या गैस की, वो लिंक है इंटरनेशनल ऑयल के साथ, कीमतों के साथ। ठीक है। तो जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इनके भी चलेंगे, तो जो लोकल प्रोड्यूसर है उसकी कीमत उसको ज्यादा आएगा। इसी तरह उसका फायदा जो ऑयल प्रोड्यूसर या गैस प्रोड्यूसर्स है, मिसाल के तौर पर OGDC है या PPL है या मतलब उनकी आप फाइनेंशियल शीट देखें नाजरीन, तो आप हैरान हो जाएंगे, तो उनको प्रॉफिट होगा। और ये सिस्टम, आपकी पॉलिसी जो है वो इसलिए है कि जो उस पॉलिसी को देख के लोग फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, आप उसको प्रॉफिट तो होगा, लेकिन उसका कैश फ्लो कहां से होगा? आप पेमेंट तो किसी को कर नहीं रहे। यानी अगर 3,500 अरब का सिर्फ गैस सेक्टर में सर्कुलर डेट है, इसी तरह पावर सेक्टर में भी डेट है, तो OGDC को, PPL को, मोल को, फलाने को, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको पेमेंट कौन करेगा? और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? वो अगला तेल और ऑयल प्रोड्यूस कैसे करेंगे? अच्छा, मैं कंटिन्यू करना दें मुझे। अच्छा, इसी तरह आपने जो पॉलिसी रखी हुई है रिफाइनिंग के साथ या जो लोकल कंपनीज के साथ, आपने जो लोकल रिफाइनिंग है वो प्लेट्स के साथ लिंक की हुई है। तो अगर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जा रही है तो लोकल जो रिफाइनर है उसको कुछ फायदा होता होगा? ठीक ठाक फायदा होता है जी, जितना भी होता है भाई। आप एक पॉलिसी के ऊपर चले ना, ये तो नहीं कि जी जब आपको सूट करे हम कहेंगे 15 दिन बाद प्राइसेस चेंज करेंगे, फिर आप कहेंगे जी हम 7 दिन बाद। इसी तरह मार्जिन का है, फिर आप उनको कहेंगे जी हम डेली बेसिस के ऊपर। या तो आप डीरेगुलेट करें ना जी, हाँ बिल्कुल डीरेगुलेट करें ताकि लोग कम्पीट करें। डीरेगुलेशन का मकसद ये है कि जी मिसाल के तौर पे आरामको एक बड़ा नाम है आपके मुल्क में आया जी, तो आरामको तो मंगवाएगा अपना रिफाइंड प्रोडक्ट सऊदी अरब से, जहाँ से उसको सस्ता पड़ेगा मंगवाएगा, यहाँ आके वो डंप करेगा, फिर वो मार्केट करेगा, तो उसके ऊपर जो गैप उसको मिलेगा वो कम्पीट करेगा लोकल रिफाइनरी के साथ। और जब लोकल रिफाइनरी को बेनिफिट मिलेगा कि जी इंटरनेशनल प्राइसेस में ज्यादा है, तो और उसका जो रिफाइनिंग का जो गैप है वो क्रैक जो है वो बढ़ता है, तो वो सस्ता बेचेगा। इन दोनों का आपस का कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन में कंज्यूमर को होगा। आपने पूरे सिस्टम को आप ओवर रेगुलेट करते हैं, और कीमतें डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस से क्या होगा जी, जो कीमतें आपकी 15 दिन के बाद चेंज होनी थी वो अब डेली बेसिस के ऊपर इम्पैक्ट तो उससे ज्यादा हो गया। आपके पिछले 2 दिन में बेनिफिट भी कंपनियों को पहुंच रहा होगा, सर पहुंचता होगा ना। ये तो रूल्स बेस्ड बिजनेस का हिस्सा है कि जी जब कीमत नीचे जा रही होगी तो उनको लॉस हो रहा होगा, जब कीमत ऊपर जा रही होगी तो उनको बेनिफिट होगा। रूल को फॉलो करें ताकि उसकी बेसिस के ऊपर वो अगली इन्वेस्टमेंट करें ना। इन्वेस्ट करेंगे तो compete करेंगे। तो कौन रोकता है इनको रूल से फॉलो करने से? सर गवर्नमेंट करती है ना। देखे ना, आज आपको 2 दिन में आप कीमतें 10-10 या 9 रुपए बढ़ी है पेट्रोल की और डीजल की लगभग। आज भी लगता है इसी तरह होगा। आज भी अगर हो खुदा ना खास्ता, तो आप उनको बाजुम रोड के जो प्रॉफिट ले लेंगे, लेकिन वो आगे किधर जाएगा? जब नीचे जाएगा तो आपसे कहां से रिकवर करवाएंगे? आप नहीं कर सकते। आप उसका जो लॉस हो रहा होगा। तो ऑयल बिजनेस है इस तरह का रिस्की बिजनेस कि इसमें आपको प्रॉफिट मिलते हैं बेशुमार, इसमें आपको लॉसेज होते हैं, तो फिर उनसे कोई नहीं पूछता नहीं है। अच्छा ज्ञानी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है कल से एक जो हुकूमत है इत्तेहादी, उनके ऊपर एक प्रेशर आया हुआ है, इमरान खान को शिफ्ट कर रहे हैं शिफा हॉस्पिटल, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद खान साहब को रियायत दी है। और मैं बल्कि कल सुन रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। आपको पता है कि इमरान खान का नाम लेने पे टीवी चैनल्स पे पाबंदी लगी हुई थी, वो बानी PTI कहते थे। कल तमाम के तमाम एंकर्स उनका नाम ले रहे थे, तो गैर एलानिया जो पाबंदी थी वो गैर एलानिया ही ख़त्म हो गई। तो उसका एक प्रेशर आया है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अचानक
मीटिंग चेयर की है और अली परवेज़ मलिक को कहा है कि कराची पहुँचे और ये डीजल की कीमतों के हवाले से जो रिफाइनरीज का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, जो उनको जो आप कह रहे हैं वो पॉलिसी के तहत उनको बेनिफिट होता है, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन भी वो यहाँ से क्रूड ऑयल जो आप लेते हैं 20% तो होगा ना हमारी अपनी पैदावार। काफी है, पिछले 1-1.5 महीने में तो मेरा ख्याल इम्पोर्ट्स कोई नहीं हो रही तो सारी। वो अच्छा, लोकल प्रोडक्शन भी कम हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी स्मगलिंग बढ़ी हुई है। हाँ, तो स्मगलिंग अगर बढ़ी हुई है तो आप स्मगलिंग कंट्रोल करें ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रूल बेस्ड जब फेयर सिस्टम सबको मिलेगा। और सर स्मगलिंग तो एक बंदा गया उधर 20 ग्रेड का बलूचिस्तान में नवंबर 2025 में। नाज़रीन, इस पे मैं वीलॉग भी कर चुका हूँ और मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना। उसने जाके बलूचिस्तान में बड़े काम किए स्मगलिंग के खिलाफ ना, और वो बेरहम किस्म का इस मामले में आता। आप हैरान होंगे, नवंबर में गया, जनवरी में उसकी ट्रांसफ़र हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मुफ्ती ने प्राइम मिनिस्टर से बात करके उसकी ट्रांसफ़र रुकवाई और ऑन द रिकॉर्ड उनका बयान मौजूद है। आगे सुने। उसके बाद वो जब बाज नहीं आया तो उसको मरी से पहले एक तो उसके ऊपर एक चांदी की कुछ 400 केजी चांदी जो 20-22 करोड़ बड़ा मशहूर केस है, चांदी को लोहे से या किससे चेंज किया। नहीं, वो पूरी एक फिल्म की कहानी है बाकायदा उसको ट्रैप करने के लिए, और उसको फिर मरी से उठाया गया और इस वक्त भी वो FIA की कस्टडी में है, जेल में। तो स्मगलिंग का तो ये हालत है। उसे पता नहीं उसने किसकी दुम पर पाँव रखा था कि आज वो एक शरीफ आदमी, जिसके बारे में वजीर आला कह रहा है कि उसके पास जाती घर भी नहीं है। सर, कलेक्टर कस्टम 20 ग्रेड का बलूचिस्तान का हेड है, आपको पता है। उसको इतने जितने की वो चांदी कह रहे हैं वो घर बैठे लोग रोजाना दे के जा सकते। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपके यहाँ महंगी होगी, टैक्सेस ज्यादा होंगे फ्यूल पे, तो फ्यूल स्मगल होगा। ये तो अल्टीमेटली दुनिया में होता है, ये तो इससे तो बात। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो आज डायरेक्शन दी है आपने देखी भी है, या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या उनको कोई एहसास हो गया, दिल में रहम आ गया, क्योंकि लोग तो चीखो पुकार कर रहे हैं, काफ़ी दिन से कर रहे हैं, बल्कि मार्च से कर रहे हैं जब पहली दफ़ा 55 रुपये बढ़ाए थे। तो अब ये हुआ क्या और किस तरीके से ये कम करा सकते हैं? कोई रास्ता है ऐसा? सर, पॉलिटिकल प्रेशर तो डेफिनेटली है। देखिए ना, पिछले 1-1.5 महीने से जो सारी डिस्कशन है वो सारी सिस्टम कोलैप्स और सिस्टम फेल्ड और ये और वो इस तरह की सारी चीज़ें, मौलाना साहब भी निकल आए, उसी में हमें सारी इधर भी तब्दीलियाँ नजर आना शुरू हो जाती है। हमें एक बिल्कुल पीसफुल एरिया में, कश्मीर में भी आपको अनरेस्ट नजर आता है, एक सिलेक्टिव एरिया में जो बाकी शुरू में। तो इसका मतलब तो ये है कि पूरा जो हमारा पॉलिटिकल और गवर्नेंस का सिस्टम है और जो शायद जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान की रियासत का, उसमें वीकनेसेस है कि आप डंडे के जोर के ऊपर, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिस्टम को जब रीड करने की कोशिश करते हैं, हाँ, फिर तो रास्ते होल बनते हैं। वो खा ऑयल प्राइसेस हो, खा वो डीजल की प्राइस हो, खा वो सिस्टम का फेलियर हो या कोलैप्स हो, ये सारी उसी। तो रूल बेस्ड दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों बनते हैं, रूल्स क्यों बनते हैं? कि लोग उसको फॉलो करेंगे, उसकी, ताकि आपका सिस्टम चलता रहे, ताकि सिस्टम चलता रहेगा। हर बंदा अपने जब सिस्टम आप में इंटरफेयर करेंगे, जब आप रिगिंग करेंगे, सिस्टम की रिगिंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर इस किस्म के प्रॉब्लम्स होंगे। आपने स्मगलिंग की बात की, आज से कोई 1.5 साल पहले की बात है, किसी कोई एक रिपोर्ट, सीक्रेट रिपोर्ट मेरे हाथ में लगी, जिसमें कुछ 550 पेट्रोल पंप्स बलूचिस्तान से लेके कुछ पेट्रोल पंप इधर पिंडी तक, हालदीवे पिंडी, लाहौर में भी थे। फिर हाँ जी, लाहौर तो रास्ते में आ गया ना, इधर भी, और कुछ आज़ाद कश्मीर में 590 या 592 पेट्रोल पंप्स थे, जिनके नाम, उनके ऑपरेटर्स के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड, इसी तरह उनके पीछे जो सरकारी अफसरान थे, जिनके मालकान थे, जो टैंकर वो लेके आते थे, उनके नाम, ईरानी ऑयल आता था, ईरानी ऑयल वो बेचते थे, वो आता था, उन सारों के नाम, शनाख्ती कार्ड, उनकी पोस्टिंग, सब लोगों की, ऑफिशियल वर्दी में, नॉन वर्दी में, सिविल कपड़ों में, सबके नाम और शनाख्ती कार्ड। मैंने वो रिपोर्ट छापी और मैं सोच रहा था कि अब अगले हफ्ते के अंदर होगा, अगले हफ्ते में क्रैकडाउन होगा तो कम से कम लोग, बेशुमार लोग पकड़े जाएंगे। 1.25 साल से ऊपर हो गया है, कोई जिक्र नहीं है। और इसका मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग है कि उसको कोलैप्स करने की अब जरूरत ही नहीं है। वो सारे एक दूसरे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो एक दूसरे को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें कोई एक आध अगर कोई कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, आपको याद होगा शायद जो साबिक इंटर्म प्राइम मिनिस्टर थे काकर साहब, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने शायद असेंबली में कहा था या किसी और ने कहा था
कि जी बलूचिस्तान में तो ये पेट्रोल और डीजल मूव करने के परमिट बिकते हैं और ऑफिशियली उसके परमिट कागज में बिकते हैं, सादा कागज ऑफिस से इशू होते हैं। हाँ जी। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जी फिर जब सारे प्राइम मिनिस्टर्स को पता है, सारे चीफ मिनिस्टर्स को पता है, उनके चीफ सेक्रेटरी को पता है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता है, तो फिर रुकता क्यों नहीं? तो फिर रुकता क्यों नहीं है? फिर आप ये देखें ना, खा वो कोई ऑयल कंपनी है, खा वो रिफाइनरी है, खा वो कोई पावर कंपनी है, ये तो रेगुलेटेड बिजनेस है ना। इनके प्रॉफिट्स नाउन है, इनके जो ऑपरेशंस हैं वो नाउन है। ये मुमकिन है कि ये जाके कोई कमी करा सके, कोई कैप करा सके? बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। उनका बाजू मरोड़ेंगे आप तो वो आपको दे देंगे। अच्छा, उनके प्रॉफिट्स आप अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स आप अगर देखें ना, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर जा रही है और काफी ऊपर जा रही है। हाँ जी। हाँ। तो उनके पास स्पेस वो दे सकते हैं, लेकिन इस स्पेस की कास्ट होगी। जैसे आईपीपीज के साथ ना हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उनका रगड़ा लगाते रहे, चोर हैं, डकैत हैं, खा गए, लूट गए। हर नई शॉर्टेज के ऊपर हमने उनको एडिशनल रिटर्न दिया तो अगली इन्वेस्टमेंट हुई। हाँ। इसी तरह आप रिफाइनिंग में करेंगे तो यही होगा और हो रहा है शुरू से। सिस्टम को ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करने दें, उसको अपने सिस्टम की वीकनेसेस, जहाँ वीकनेसेस नजर आए उस सिस्टम को ठीक करें, पॉलिसी ठीक करें। बाजू मरोड़ के एक से पैसे निकालने की कोशिश, दूसरे से पैसे निकालने की कोशिश, उसमें होता ये है कि जो छोटे मोटे ऑपरेटर हैं वो माल बना जाते हैं। मुझे अगर पता है कि फलानी रिफाइनरी इतने प्रॉफिट बना रही है तो मैं बिहाइंड द सीन जाऊंगा, जाके उसके साथ सेटल कर दूंगा, मामला तो आपके रह जाएंगे। ठीक है कियानी साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम भी बहुत हो गया। नाजरीन, आपने सुना खलीक कियानी साहब बात कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो हमारे जितने भी सिस्टम है, चाहे वो ऑयल सेक्टर में है, गैस सेक्टर में है, या पॉलिटिकल सिस्टम है, या हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जब तक हम जो एक सिस्टम है, जो कानून है, जो आइन है, जो रूल्स हैं, उसके अंदर नहीं रहेंगे, उसके तहत ऑपरेट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। चाहे वो ऑयल प्राइसेस का इशू है, वो भी आपको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, और वो जो रूल्स रेगुलेशन आप बनाते हैं वो सबके लिए मसावी लागू करने पड़ेंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने आज जो नोटिस लिया, कियानी साहब का भी ये इज़हार ख्याल है कि हुकूमत चाहे तो इन प्राइसेस को कम करा सकती है, डीजल की खासकर प्राइसेस का, क्योंकि उससे गुड्स ट्रांसपोर्ट का मसला है और उसी की वजह से आपकी खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं। नाज़रीन, इस इंटरव्यू पे राय ज़रूर दी गया, क्योंकि हकायक और जो बुनियादी चीज़ें हैं जो एक शख्स कवर करता है बाकायदा 25-30 साल से एक सेक्टर को, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इसको समअप किया है। आपकी राय का और तबसरे का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।